तो बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजकुमार चंद्रा और एसएससी लेक्चरर हूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंडेल में बायोलॉजी में। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज 10वीं विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। कुछ 9वीं में भी आप लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा होगा। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की जो हमारे साथ घटित होती है लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। जैसे हम कहीं आते जाते रहते हैं तो लाल चींटी जानते हैं, दतैया है, जब किसी को काट देता है तो हम क्या करते हैं या क्या सुझाव दिया जाता है, उसमें साबुन को रगड़ने का, है ना। तो ऐसी और बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं जो हम देखते हैं, है ना। जैसे आपके शर्ट है उसमें दाग लग जाता है, हम जाके साबुन लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका कलर लाल हो जाता है। तो ये छोटी मोटी घटनाएं हैं जिसमें अम्ल और क्षार दिखती है लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते, उसको पहचान नहीं पाते। तो आइए हम बात करते हैं कहां कहां बिखरे हैं, कहां कहां फैले हैं अम्ल क्षार एवं लवण। साथ में हमने देखा है बहुत सारे सूचक, प्राकृतिक सूचक और रासायनिक सूचक भी होते हैं जिनके माध्यम से या जिनका उपयोग करके हम अम्ल और क्षार को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हमारे प्राकृतिक स्रोत में उपस्थित अम्ल एवं क्षार के बारे में। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप सब लोग गांव में रहते हैं तो ये इमली, है ना, आपने खाया होगा इमली। तो क्या हम कभी सोचते हैं इमली जो हम खाते हैं, है ना, उसका स्वाद कैसे होता है। हम जानते तो हैं कि उसका स्वाद खट्टा होता है लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि आखिर उसमें अम्ल कौन सा है। तो हम बात करें इमली में तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। तो ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। उसी प्रकार हम और देखें सेब, है ना, आप सब लोग सेब खाते हैं और सेब का स्वाद अलग होता है इमली से, तो अलग होता है, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई दूसरा अम्ल पाया जाता है। तो हम सेब की बात करें तो उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। अब हम और प्राकृतिक स्रोत की बात करें, सिरका, है ना, सिरका। तो सिरका में क्या पाया जाता है, ये एक्चुअली सिरका सामान्य नाम है। यदि हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसमें तनु एसिटिक अम्ल आता है। फिर उसी प्रकार टमाटर, टमाटर आप सब लोग जानते हैं। तो हम टमाटर की बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो बच्चों हमने देखा कि हमारे प्राकृतिक फलों में या जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले फल हैं उसमें अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जिसका अलग अलग नाम होता है। ठीक उसी प्रकार हम बात करें क्षारक की तो आइए देखते हैं क्षारक में प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से हैं। क्षारक में बात करें तो चूना, हम सब लोग देखते हैं चूना। चूना क्या है, एक क्षार है और इसका हम रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक उसी प्रकार खाने का सोडा, तो आप सब लोग जानते हैं खाने का सोडा यूज करते हैं, इसका उपयोग भी देखेंगे। कभी कभी हमने सुना होगा कि किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसको खाने का सोडा थोड़ा से दे देते हैं। तो हमेशा क्या होता है, जब किसी में अम्लीयता ज्यादा है और हम कोई भी क्षार उसको दे देते हैं तो उसको उदासीन कर देती है, मतलब उसके प्रभाव को खत्म कर देती है। तो खाने का सोडा, यदि हम इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट।
ठीक उसी प्रकार एंटासिड, कई बार हम देखते हैं कि किसी को एंटासिड दे दो तो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार कपड़े धोने का सोडा, पहले क्या हुआ करता था, मैं अपनी बात करूं, हमारी मम्मी घर में साबुन बनाती थी तो उसमें कुछ तेल यूज करती थी और साथ में मार्केट से लाकर एक सोडा यूज करती थी जो सफेद सफेद होता था, जिसको अपन कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो उसको कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा। अब कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक नाम देखें तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों हमने देखा अभी कि हमारे प्राकृतिक में उपलब्ध अम्ल एवं क्षार के बारे में। अब हम आखिर उसको पहचाने कैसे कि ये क्षार है और ये अम्ल है। तो जैसे हम देखते हैं ज्यादातर जो क्षार होते हैं, सामान्य हम पहचान की बात करें तो सभी जो क्षारक होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो ज्यादातर हम जो जल में घुलनशील होते हैं उसको एल्कलाई या क्षार बोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हम देखते हैं और कुछ ऐसे माध्यम, कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान, कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान। तो लिटमस का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा और हमारे केमिस्ट्री लैब में या स्कूल में जो लैब होते हैं उसमें लिटमस पेपर यूज किया जाता है। तो लिटमस पेपर एक्चुअली क्या होता है, लिटमस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है, बहुत सारे रंजकों को मिलाकर बनाया जाता है और इसे किसे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से, लाइकेन से इसको प्राप्त करते हैं और ये एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और जब हम देखते हैं इसको अम्ल और क्षार में डालते हैं तो अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। साथ में जब हम इसको उदासीन विलयन में इसको देखते हैं तो उदासीन विलयन का रंग क्या हो जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है यदि हम लिटमस की बात करें। क्या आप जानते हैं कि नीला लिटमस लाल क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो ये हम प्रैक्टिकल करते भी हैं, स्कूल में हम करके देखते हैं। इसके अलावा और कुछ प्राकृतिक सूचकों की बात करें तो उसमें मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन और इसके अलावा जो पुष्प होते हैं, है ना, गुड़हल के पुष्प हैं, गुलाब के पुष्प हैं, उसके रस का भी उपयोग हम प्राकृतिक सूचक के रूप में करते हैं। तो आइए हम कुछ क्रियाकलाप के द्वारा कैसे पहचान करते हैं उसको देखते हैं कि आखिर हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं। एक क्रियाकलाप है, उसके बारे में आप स्कूल में इसका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो क्रियाकलाप 1 की हम बात करें जिसमें हम देखकर पहचान कर पाएंगे कि ये अम्ल है क्षार। क्रियाकलाप 1, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कांच की 3 प्लेन स्लाइड लेते हैं जो कि हमारे लैब में अवेलेबल रहता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कांच की 3 स्लाइड मैं ऐसी बना देता हूं। ये स्लाइड नंबर 1 हो गया, ये स्लाइड नंबर 2 हो गया और ये स्लाइड नंबर 3 हो गया। तो हमने 3 स्लाइड कांच की ले ली। अब उसके बाद क्या करते हैं, पहली स्लाइड पर ड्रॉपर जो होता है, ड्रॉपर की सहायता से अलग अलग स्थानों पर एक बूंद फिनाप्थेलिन की डालते हैं। पहली स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद क्या डालते हैं, फिनाप्थेलिन डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसी प्रकार दूसरी स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज तथा तीसरी स्लाइड पर गुड़हल की कलर को डालते हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या कर दिया, मेथिल ऑरेंज और एक में हम गुड़हल के पुष्प का रंग जो कि प्राकृतिक सूचक का काम करता है, ये हमने डाल दिया। अब इसको 3 अलग अलग स्थानों में, मान लीजिए स्लाइड में है तो हम ये 3 अलग अलग स्थानों में 3 ये डाल दिए। 3 अलग अलग स्थानों में हमने डाल दिया। तो एक में क्या लिया हमने, फिनाप्थेलिन लिया, एक में लिया हमने मेथिल ऑरेंज और एक में लिया हमने गुड़हल के फूल का रस। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद हम देखते हैं क्या इसके रंगों में परिवर्तन होता है। तो एक में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने फिनाप्थेलिन की 3 वो डाल दिया, तो एक में हम क्या करते हैं,
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, एक में हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक को खाली छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार तीनों स्लाइड में हम ये क्रियाकलाप को दोहराते हैं। क्रियाकलाप को दोहराने के बाद हम ज्यादातर देखते हैं तो जब अम्ल और क्षार क्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हम नमक जानते हैं, नमक एक लवण है ना, तो अम्ल क्षार जब भी क्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा फिनाप्थेलिन में, है ना, फिनाप्थेलिन सूचक हमने डाला था, एक जगह अम्ल डाले, एक जगह क्षार डाले और एक को खाली छोड़ दिए। तो जिसमें अम्ल डाले थे उसमें क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, क्षार डाले उसमें उसका रंग पिंक हो गया, और तीसरा है कलरलेस रहा क्योंकि हम उसमें कोई भी विलयन नहीं डाले थे। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा स्लाइड की बात करें, मेथिल ऑरेंज की बात करें, तो जहां पर हमने अम्ल डाला था उसका रंग रेड हो गया, जहां पर हमने क्षार डाला था उसका रंग येलो हो गया, और जहां पर हमने कुछ नहीं डाला था तो जैसा उसका वास्तविक कलर था मेथिल ऑरेंज का वैसा कलर उसका बना हुआ था। उसके बाद एक तीसरा स्लाइड में हम देखें जिसमें गुड़हल का फूल का रस लिए थे, तो उसमें हमने पहला में जो डाला था तो उसका कलर क्या हो गया, उसका भी रेड हो गया, दूसरा का कलर भी लगभग ब्लू हो गया, और तीसरा जो कलर था उसका वास्तविक कलर था। तो इस प्रकार हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं।